नमस्कार मित्रों, दीपक शर्मा। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे खास और विशेष कुंडली के रहस्य कार्यक्रम में। मित्रों, कुंडली के रहस्य कार्यक्रम में हम हर बार आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ विशेष अवश्य लाते हैं। आज के कार्यक्रम में हम एक ऐसे विशेष तथ्य पर जानकारी लाए हैं जिससे हमें यह मालूम पड़ेगा कि कुंडली में हमारे जो 9 ग्रह हैं जो विशेष योग बनाते हैं, उनका प्रभाव हमें कब मालूम पड़ेगा, या विशेष ग्रह हैं उनसे संबंधित विशेष फल हमें हमारे जीवन में कब दिखाई देगा। तो मित्र, चलते हैं और उस विशेष समय को जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, जब हम कुंडली देखते हैं तो कुंडली के अंदर हमें 9 ग्रह 12 भावों में नजर आते हैं। मित्रों, यह 9 ग्रह हमारे जीवन पर विशेष प्रभाव डालते हैं और जो यह कुंडली में योग बनाते हैं उनका विशेष प्रभाव भी हमारे जीवन पर देखने को मिलता है। लेकिन मित्रों, वह समय कौन सा होता है जब इन योगों का विशेष प्रभाव हमारे जीवन पर आता है और इन विशेष ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर देखने को मिलता है। मित्रों, इसी समय को जानने के लिए आज का हमारा विशेष कार्यक्रम है। मित्रों, इसी विशेष समय को जानने के लिए हमारी कुंडली के अंदर कुछ दशाएं होती हैं, जैसे महादशा, अंतरदशा, प्रतिअंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा। मित्रों, दशाएं तो कई प्रकार की होती हैं, लेकिन हम यहाँ पर मुख्य रूप से इन दशाओं का ही अध्ययन करेंगे। मित्रों, हमारी कुंडली के अंदर 9 ग्रह होते हैं और इन 9 ग्रहों की ही यह दशाएं होती हैं। मित्रों, यह दशा जानने के लिए पहले इन ग्रहों का हमें क्रम जानना होगा और समय अवधि जाननी होगी। मित्रों, यह दशाएं एक निश्चित क्रम में आती हैं। हमारे 9 ग्रह हैं और 9 ग्रह के अनुसार ही हमारी यह दशाएं आती हैं। जैसे सबसे पहले सूर्य की दशा आरंभ होती है जिसका समय 6 वर्ष का होता है। उसके पश्चात चंद्रमा की दशा आरंभ होती है। चंद्रमा की दशा का समय 10 वर्ष का होता है। फिर मंगल की दशा आरंभ होती है। मंगल की दशा का समय 7 वर्ष का होता है। इसके पश्चात राहु की दशा आरंभ होती है। राहु की दशा का समय 18 वर्ष का होता है। इसके पश्चात गुरु की दशा आरंभ होती है। गुरुदेव बृहस्पति की दशा का समय 16 वर्ष का होता है। इसके पश्चात शनि की दशा आरंभ होती है। शनि की दशा का समय 19 वर्ष का होता है। इसके पश्चात बुध की दशा आरंभ होती है। बुध की दशा का समय 17 वर्ष का होता है। इसके पश्चात केतु की दशा आरंभ होती है। केतु की दशा का समय 7 वर्ष का होता है और अंत में शुक्र की दशा आती है जो सबसे लंबी होती है। इनका समय 20 वर्ष का होता है। तो मित्रों, जब इस समय को हम जोड़ते हैं तो मित्रों हमारे पास जो योग आता है वह 120 वर्ष का आता है। मित्रों, जिस समय ज्योतिष की परिकल्पना की होगी उस समय व्यक्ति की आयु, औसत आयु 120 वर्ष आंकी गई और उसी के अनुसार इन दशाओं का निर्धारण हुआ। मित्रों, ऐसा माना गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में हर दशा एक बार अवश्य आती है। लेकिन मित्रों, इस समय अधिकांश बार यह देखा गया है कि व्यक्ति की औसत आयु 50 से 60 वर्ष होती है। लेकिन मित्रों, उस समय व्यक्ति की औसत आयु 120 वर्ष थी। अब मित्रों, जब 50 से 60 वर्ष की औसत आयु मानते हैं तो ऐसा माना जा सकता है कि इन दशाओं में से कुछ दशाएं व्यक्ति के जीवन में देखने को ना मिलें। तो मित्रों, प्रत्येक ग्रह की दशा व्यक्ति के जीवन में अवश्य आती है। अब मित्रों, दशा निकालते कैसे हैं यह जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, जातक के जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उस नक्षत्र के स्वामी जो भी होते हैं उसी की दशा आरंभ होती है। तो दशा के आरंभ का समय वही होता। यहां पर हमें चंद्रमा का भोग काल निकालना होता है। कितना हम काल भोग चुके हैं और क्या हमें भोगना है वह काल निकालना होता है। उसकी गणना से यहां पर दशा की गणना होती है। अब मित्रों, दशा निकालते कैसे हैं यह जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, जातक के जन्म के समय चंद्रमा किस नक्षत्र में है यह देखा जाता है। जिस नक्षत्र में होंगे उस नक्षत्र के स्वामी जो भी हैं उन्हीं की दशा आरंभ होती है। मित्रों, दशा की गणना करने के लिए हमें चंद्रमा का भोग काल भी निकालना पड़ता है।
जितना चंद्रमा का भोग काल भोगना है और जो भोग चुके हैं भोग्यांश, वह दोनों ही निकालने पड़ते हैं। उसी के बाद दशा का आरंभ होता है। मित्रों, इसके लिए कुछ विशेष नियम हैं, सूत्र हैं, उनके द्वारा हम आसानी से दशा निकाल सकते हैं। अब मित्रों, दशा निकालने के लिए एक सामान्य सूत्र है कि चंद्रमा के द्वारा भोगे जाने वाला काल गुणा नक्षत्र का वर्ष, जिस वर्ष में जन्म हुआ है वह वर्ष, उसके अंदर हमें भाग देना है नक्षत्र के मान का। मित्रों, एक नक्षत्र का मान होता है 13 अंश 20 कला, यानी इसको हम मिनटों में परिवर्तित करते हैं तो 800 मिनट आएगा। तो मित्रों, यहाँ पर भाग देंगे हम 800 का, तो मित्रों हमारे पास जो आएगा वह होगी महादशा। तो मित्रों, यह होगा जो महादशा शेष बची है उसको भोगी जाने वाली दशा। इतने समय तक हमें अब ये दशा भोगनी है। उसके बाद जो हमारा क्रम है उस क्रम के अनुसार हमारी दशाएं आरंभ हो जाएंगी। तो इस प्रकार से मित्रों महादशा निकाली जा सकती है। और उसके बाद हमारे जो विशेष क्रम है, ग्रहों का क्रम है, सूर्य के बाद चंद्रमा, चंद्रमा के बाद मंगल, मंगल के बाद राहु, राहु के बाद गुरु, गुरु के बाद शनि, शनि के बाद बुध, केतु और अंत में शुक्र। इस प्रकार से उसी क्रम में दशाएं आरंभ हो जाएंगी। तो इस प्रकार से मित्रों इन दशाओं का क्रम चलता है और हमारे ऊपर उनका प्रभाव देखने को मिलता है। अब मित्रों, हमारी कुंडली के 12 भावों के अनुसार यह दशाएं क्या प्रभाव देती हैं, इनके स्वामी क्या प्रभाव देते हैं, यह जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, जब भी लग्नेश की दशा आती है तो लग्नेश की दशा स्वास्थ्य लाभ देती है, धन लाभ देती है और मान प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली होती है। इसी प्रकार से मित्रों जब धनेश की दशा आती है यानी द्वितीय भाव की दशा आती है तो मित्रों यह दशा धन लाभ तो देती है, लेकिन मित्रों स्वास्थ्य संबंधी कष्ट भी देती है, क्योंकि मित्रों अष्टम भाव से यह सप्तम होते हैं, इसीलिए यहां पर स्वास्थ्य संबंधी कष्ट मिलता है। सहज भाव की दशा यानी तृतीय भाव की दशा, मित्रों तृतीय भाव की दशा कष्ट देती है, परेशानी पैदा करती है, भाई बहनों से संबंध खराब होते हैं, भाई बहनों को जातक से कष्ट मिलता है। चतुर्दश की दशा, मित्रों चतुर्दश की दशा सुख देती है, सुखदायी होती है, अच्छे परिणाम इस दशा में देखने को मिलते हैं। पंचमेश की दशा धनदायक होती है, संतान पक्ष की ओर से अच्छे प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलते हैं, लेकिन मित्रों यहाँ पर यह दशा माता को कष्ट देने वाली होती है। षष्ठेश की दशा रोग रिपु ऋण बढ़ाने वाली होती है, यहाँ पर जातक को कठिनाई और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सप्तमेश की दशा स्वयं के लिए और जीवन साथी के लिए कष्टदायी होती है, यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अष्टमेश की दशा मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाली होती है। नवमेश की दशा भाग्योदय करने वाली होती है, इस दशा में जातक धर्म कर्म में विशेष रूप से रुचि लेते हैं। दसमेश की दशा शुभ होती है और कई तरह के लाभ देने वाली होती है। लाभेश की दशा शुभ होती है, लेकिन यह दशा पिता के लिए कष्टकारी होती है। व्ययेश की दशा अत्यंत ही कष्टकारी होती है, इसमें स्वास्थ्य संबंधी कई तरह की समस्याएं आती हैं, देह कष्ट होता है। मित्रों यह दशा कारागार के योग भी बनाती है, तो इस दशा में विशेष रूप से कष्ट मिलता है। मतलब वैसे भी त्रिक भाव में यानी छठे, आठवें और 12वें भाव में इनकी जब भी दशा आती है यह दशा परेशानियां देने वाली होती हैं, कष्ट देने वाली होती हैं। इन दशाओं में जातक को परेशानी मिलती ही है। मित्रों जब भी पहले, चौथे, 5वें, 7वें, 9वें और 10वें भाव की दशा आएंगी, इनके स्वामियों की जब भी दशा आएंगी यह दशाएं शुभ फल देने वाली होती हैं। तो मित्रों इन दशाओं में विशेष रूप से शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। जब भी इसके अंदर शुभ ग्रह आते हैं और योग बनाते हैं, इनमें जातक को अच्छे प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो मित्रों इन्हीं दशाओं के माध्यम से यह निर्धारित होता है कि किस समय जातक को शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। जब भी इन ग्रहों की जो कुंडली में शुभ ग्रह हैं और शुभ भाव में बैठे हैं, उनका फल तभी प्राप्त होता है तब उनकी दशा आरंभ होती है। जैसे ही दशा आरंभ होती है उनके शुभ फल प्राप्त होना आरंभ हो जाता है। तो मित्रों जब भी
किसी भी ग्रह या किसी भी योग के हमें समय देखना हो तो उनकी दशा देखेंगे, दशा कब से आरंभ होगी और उस दशा में अंतरदशा कब से आरंभ होगी, तभी उसके शुभ परिणाम शुभ परिणाम का समय प्राप्त होगा। मित्रों, महादशा लंबी चलती है, इसीलिए महादशा में विशेष रूप से हमें प्रभाव देखने को मिलते हैं। और महादशा में जब अंतरदशा आती है तो अंतरदशा कुछ महीनों की होती है, 3-4 महीनों की होती है, तो उसके अंदर हमें विशेष प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मित्रों, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा और सूक्ष्म दशा, इसमें सूक्ष्म प्राण दशा में केवल घंटों के अंदर हमें प्रभाव देखने को मिलते हैं, इसलिए उस पर ज़्यादा विचार नहीं किया जाता। मुख्य रूप से विचार महादशा और अंतरदशा में किया जाता है, क्योंकि उसके प्रभाव हमें लंबे समय तक देखने को मिलते हैं। तो मित्रों, इस तरीके से आप भी इन ग्रहों के या ग्रहों के द्वारा बने योगों के प्रभावों का समय मालूम करना है तो दशाओं के माध्यम से मालूम कर सकते हैं। तो मित्रों, ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में फिर एक विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों आगे दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।